नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। राष्ट्रपति चुनाव में बीजू जनता दल ने बढ़ाई बीजेपी की परेशानी। नवीन पटनायक बोले, अगर एनडीए ने ओडिशा से किसी आदिवासी को बनाया उम्मीदवार तो ही देंगे समर्थन। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ की डिटेल हुई लीक। कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। डॉलर के मुकाबले रुपए में रिकॉर्ड गिरावट। डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे गिरकर 78 रुपए 17 पैसे के अब तक के निचले स्तर पर हुआ बंद। शेयर बाजार में तीसरे दिन गिरावट जारी। सेंसेक्स 153 अंकों की गिरावट के साथ 52,542 पर हुआ बंद। निफ्टी 40 अंकों की गिरावट के साथ 15,692 पर हुआ क्लोज। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। राष्ट्रपति चुनावों के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस बीच राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की तलाश में विपक्षी दल जुट गए हैं। आज विपक्षी दलों की दिल्ली में बैठक हुई। टीएमसी नेता ममता बनर्जी की पहल पर हुई इस बैठक में विपक्षी की लगभग सभी प्रमुख पार्टियां पहुंची। इसी खबर पर रहेगी हमारी नजर। इसके साथ ही बात करेंगे राहुल गांधी की ईडी कार्यालय में पेशी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन की। राहुल गांधी से ईडी 3 दिन से पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक ईडी को कुछ खास सफलता नहीं मिली है। इसके साथ ही हम बात करेंगे सेना में भर्ती को लेकर सरकार की अग्निपथ योजना का क्यों शुरू हो गया है देश भर में विरोध। इसके साथ ही जानेंगे कि क्यों योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई का तेज हो रहा है विरोध। कानून के जानकार भी इसे क्यों बता रहे हैं गलत। साथ ही ये भी जानेंगे कि भारत में कब से आपको मिलना शुरू होगा 5G की सुविधा। इसके अलावा और भी दूसरी खबरों से हम आपको कराएंगे रूबरू। लेकिन आइए बढ़ते हैं अपनी आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों, आज से राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। 2 सप्ताह तक नामांकन जमा करने का काम चलेगा, लेकिन उम्मीदवार कौन होगा ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। मोदी सरकार ने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को विपक्ष के साथ सर्वसम्मति बनाने का काम सौंपा है। इस बीच आज दिल्ली में शरद पवार की अध्यक्षता में विपक्षी दलों की बैठक हुई। ये बैठक ममता बनर्जी ने बुलाई थी। तो क्या हुआ बैठक में, देखिए ये रिपोर्ट। ममता के बुलावे पर दिल्ली में 17 दलों के नेता पहुंचे। शुरुआती नाराजगी के बाद वामपंथी दल भी बैठक में शामिल हुए, तो कांग्रेस का दल मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में बैठक में शामिल हुआ। शिवसेना से आदित्य ठाकरे को आना था, लेकिन आदित्य आज अयोध्या में थे, इसलिए वो तो नहीं आए, लेकिन शिवसेना के नेता जरूर बैठक में शामिल हुए। एनसीपी के शरद पवार ने बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें जेडीएस के HD देवगौड़ा, सपा के अखिलेश यादव, PDP से महबूबा मुफ्ती, RLD के जयंत चौधरी, CPI के विनय विश्वम, RJD के मनोज झा और TMC से ममता बनर्जी शामिल हुई। इसके अलावा DM के नेशनल कॉन्फ्रेंस, IUML, JMM के नेता भी बैठक में पहुंचे। बैठक के बाद ममता बनर्जी ने बताया कि शरद पवार के नाम पर सभी दलों की सहमति थी, लेकिन एनसीपी प्रमुख ने ही उम्मीदवारी से इनकार कर दिया। शरद पवार के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का नाम भी सामने आया। TMC की ओर से यशवंत सिन्हा का नाम भी आगे बढ़ाया गया, लेकिन इस पर भी सहमति नहीं बनी। दावा किया जा रहा है कि लेफ्ट की ओर से महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी का नाम सामने रखा गया, जिसका समर्थन ममता बनर्जी ने भी किया। अधिकांश दल इसके समर्थन में थे। किसी भी दल ने गोपाल कृष्ण गांधी के नाम का विरोध नहीं किया, लेकिन बैठक में कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। गोपाल कृष्ण गांधी को भी विपक्ष की मंशा बता दी गई है, लेकिन उन्होंने अभी इसके लिए कुछ वक्त मांगा है। इस बीच ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि अब हम पवार की अध्यक्षता में ही आगे बढ़ेंगे। सभी विपक्षी दलों ने तय कर लिया है कि एक ही कैंडिडेट होगा, जिससे मोदी सरकार के खिलाफ अपने कैंडिडेट को मजबूती से खड़ा किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने की नीति का भी जमकर विरोध किया। ममता की बुलाई बैठक में वामपंथी दल भी शामिल हुए, तो शिवसेना जैसी उसकी धुर विरोधी भी। पहली बार विपक्ष की बैठक में इतने दलों का जमावड़ा दिखाई दिया, जो बीजेपी की परेशानी बढ़ाता दिख रहा है। तो दूसरी ओर केंद्रीय एजेंसियां भी विपक्षी दल के नेताओं को परेशान कर रही हैं। ईडी ऑफिस में लगातार तीसरे दिन राहुल गांधी से पूछताछ हुई। वहीं राहुल के समर्थन में आज भी कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया।
नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से आज लगातार तीसरे दिन भी प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में पूछताछ हुई। ईडी दफ्तर में राहुल गांधी से पूछताछ चल रही थी तो दफ्तर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चल रहा था। देश के दूसरे हिस्सों में भी इसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। दिल्ली के अकबर रोड स्थित कांग्रेस के मुख्यालय में भी पार्टी नेता जुटे और प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के कई नेताओं को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को भी दिल्ली पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। वहीं असम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध के दौरान एसीपी हिमांशु दास घायल हो गए हैं। इस बीच पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पूरा देश देख रहा है। मोदी जी, अमित शाह और दिल्ली पुलिस सनद रहे, सब याद रखा जाएगा। सीएम, सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ नेताओं और महिलाओं पर जुल्म ढाने के बाद देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के मुख्यालय में पुलिस घुसाकर लोगों को निशाना बनाया है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर सरकार की इस तरह की कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसका हिसाब होगा। उन्होंने कहा कि सरकार की कार्रवाई के विरोध में 16 जून को कांग्रेस पूरे भारत के सभी राजभवनों का घेराव करेगी और परसों यानी 17 जून को जिला स्तर पर भी विरोध प्रदर्शन होगा। तो वहीं सरकार के विरोध में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस नेता अधीर रंजन भी धरने पर बैठे थे। अब देखना होगा कि ईडी की ये कार्रवाई कब तक चलेगी। राहुल गांधी ईडी के सभी सवालों के जवाब दे रहे हैं। उनसे अब तक 25 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है, लेकिन ईडी अभी तक कुछ भी साबित नहीं कर पाई है। कांग्रेस केंद्र पर आरोप लगा रही है कि वो गांधी परिवार को फंसाने की योजना बना रही है। केंद्र की ये योजना है या कुछ और, ये जल्दी सामने आ जाएगा। लेकिन केंद्र की एक योजना ने जरूर देश भर में बवाल मचा दिया है। बीते दिन केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना लॉन्च की। 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि इसे लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सेना में 4 साल की सेवा और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी नहीं मिलेगी। मोदी सरकार ने सेना में भर्ती की अग्निपथ स्कीम शुरू की है। इस योजना के लॉन्च होते ही इसका विरोध शुरू हो गया है। बिहार में तो इसे लेकर बवाल मचा हुआ है। जगह जगह से प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। बक्सर में प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया तो मुजफ्फरपुर में माणीपुर में सड़क पर जाम लगा दिया। बेगूसराय में राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी प्रदर्शनकारी पहुंच गए और उसे जाम कर दिया। आरा और मुजफ्फरपुर में भी जबरदस्त प्रदर्शन हुए हैं। सेना में भर्ती का इंतजार कर रहे लोग अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस बीच राजस्थान में भी लोगों में गुस्सा दिखाई दे रहा है। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर कहा है कि संविदा पर सैनिक भर्ती देश, जनमानस और सेना के हित में नहीं है। इस बीच ईडी से पूछताछ के दौरान राहुल गांधी ने भी इस योजना पर सवाल उठाए हैं। राहुल को लंच के लिए ब्रेक दिया गया था। इस दौरान उन्होंने ट्वीट किया, जब भारत को 2 मोर्चों पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में अग्निपथ योजना हमारे जवानों की प्रभावशीलता को कम करेगी। बीजेपी सरकार को हमारी सेना की गरिमा, परंपराओं, वीरता और अनुशासन से समझौता करना बंद करना चाहिए। राहुल गांधी के बयान का पूर्व सैन्य अधिकारियों ने भी समर्थन किया है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया ने कहा कि सेना में शामिल होने के पहले जवानों को 42 हफ्तों की सख्त ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद ही उन्हें मौका मिलता है। हकीकत में तो कोई भी जवान 5 से 6 साल की ड्यूटी के बाद यूनिट का हिस्सा बन पाता है, लेकिन अग्निपथ स्कीम में तो इससे पहले ही रिटायर्ड हो जाएगा। जगह जगह विरोध प्रदर्शन के बाद अब देखना है कि सरकार इस फैसले को वापस लेगी या फिर अपनी जिद पर अड़ी रहेगी। विरोध प्रदर्शन देश में नुपुर शर्मा के बयान को लेकर भी चल रहे हैं। उन पर एक और मुकदमा दर्ज हो गया है। देश के कई राज्यों की पुलिस उन्हें समन पर समन भेज रही है। ऐसे में बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता की परेशानी बढ़ती दिख रही है। आज उन पर एक और मामला दर्ज हो गया है। नुपुर शर्मा के एक गलत बयान ने देश की शांति को भंग कर दिया, लेकिन सरकार नुपुर के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले रही है जो नुपुर के गलत बयान का विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, जिसके लिए कानून और नियमों का उल्लंघन भी किया जा रहा है। ऐसे में विपक्ष का आरोप है कि ये सब करके सरकार नुपुर को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब सरकार की ये कोशिश नाकाम होती दिख रही है और नुपुर शर्मा की मुसीबतें बढ़ चुकी हैं और ये मुश्किल बढ़ाई है पश्चिम बंगाल ने। दरअसल दिल्ली, मुंबई और ठाणे के बाद अब पश्चिम बंगाल पुलिस ने उन्हें समन भेजकर 20 जून को पेश होने के लिए कहा है। इसके अलावा टीएमसी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने भी उन पर एक केस दर्ज कराया है। ये केस पूर्व मिदनापुर के कोंटाई थाने में दर्ज कराया गया है। इतना ही नहीं, इससे पहले मुंबई पुलिस ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी को लेकर नुपुर शर्मा को दूसरी बार समन जारी किया। नुपुर शर्मा को 25 जून को बयान दर्ज कराने के लिए मुंबई पुलिस ने तलब किया है। वहीं बीजेपी से निलंबित नुपुर शर्मा के खिलाफ मुंबई,
थाने और पाईधोनी में भी केस दर्ज है। मुंब्रा पुलिस ने नुपुर शर्मा को समन भेजा है। पुलिस ने नुपुर को 22 जून को पेश होने के लिए कहा है। नुपुर शर्मा के खिलाफ पाईधोनी में ये मामला रजा अकादमी की तरफ से दर्ज कराया गया था। इतना ही नहीं, नुपुर शर्मा के इस विवादित बयान पर अब असम के लोगों में भी नाराजगी देखी जा रही है और लोगों ने नुपुर शर्मा का पुतला जलाया है। विरोध के बाद अब असम में भी नुपुर और नवीन जिंदल के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। यानी अगर नुपुर इन तारीखों पर पेश नहीं होती हैं तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खासकर मुंबई पुलिस की तरफ से तो नुपुर शर्मा को 2 बार समन भी भेजा जा चुका है। ऐसे में अगर इसे नजरअंदाज करेंगी तो उनके गिरफ्तारी के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। नुपुर पर FIR की संख्या बढ़ती जा रही है, उनकी गिरफ्तारी की भी संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसके साथ नवीन जिंदल की भी गिरफ्तारी हो सकती है। उन्हें आज मुंबई पुलिस के सामने पेश होना था, लेकिन वो नहीं गए। मुश्किल में अमर्यादित टिप्पणी करने वाले ही नहीं दिख रहे, बल्कि नुपुर के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों पर कार्रवाई करने वाली सरकार भी मुश्किल में फंसती दिख रही है। हर तरफ से योगी सरकार की बुलडोजर नीति के खिलाफ आवाज उठ रही है। मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। देश भर के कई शहरों में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन हुए थे। ये प्रदर्शन बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए विवादित बयान पर हुए थे। तो वहीं यूपी के प्रयागराज में भी विरोध हुआ था और पुलिस ने विरोध प्रदर्शन का मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ पंप को बताया है। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चला दिया। प्रशासन की कार्रवाई का कई लोग विरोध कर रहे हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदर्शन से जुड़े हुए 85 आरोपियों की लिस्ट बनवाई है। जिला पुलिस पैगंबर को निशाना बनाने वाली टिप्पणी को लेकर विरोध प्रदर्शनों में शामिल 85 प्रमुख आरोपियों के नाम अनियमितताओं की जांच के लिए नागरिक प्राधिकरण को भेज चुकी है। नगर निगम के अधिकारियों की माने तो 37 आरोपियों की सूची पहले ही मिल चुकी है और जांच भी शुरू हो चुकी है। लोगों की माने तो प्रशासन 85 लोगों के घरों को तोड़ने की तैयारी कर रहा है, जिसको लेकर आज 100 से ज्यादा RAF जवानों की तैनाती की गई है। अटाला इलाके के लोगों में प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर काफी दहशत है। तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज फिर योगी सरकार पर निशाना साधा है और बुलडोजर कार्रवाई को अन्यायपूर्ण बताया है। वहीं AIMIM प्रमुख ओवैसी ने कहा कि सब मुस्लिम के घर तोड़ डालो और अदालतों में ताला लगा दो। यूपी में जिस तरह से जावेद मोहम्मद के घर को तोड़ा गया है, उसके बाद यूपी की बीजेपी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। तो वहीं दूसरी तरफ जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और यूपी में बुलडोजर कार्रवाई को रोकने की अपील की है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज सहित 12 लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खत लिखा है और इस मामले की सुनवाई की अपील की है। चिट्ठी लिखने वालों में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस V सुदर्शन रेड्डी, जस्टिस B गोपाला गौड़ा, जस्टिस A.K. गांगुली, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस A.P. शाह, मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस K. चंद्रू, कर्नाटक हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मोहम्मद अनवर, वरिष्ठ वकील शांति भूषण, इंदिरा जयसिंह, चंदर उदय सिंह, आनंद ग्रोवर शामिल हैं। अब देखना होगा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। बुलडोजर अब योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहा है, तो मुस्लिमों की जनसंख्या को लेकर बीजेपी की चिंता ने बिहार NDA में दरार पैदा कर दी है। बीजेपी मुस्लिमों पर निशाना साधने के लिए बिहार में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो स्कीम लाने की सोच रही थी, उसे JDU ने नामंजूर कर दिया है। उल्टा बीजेपी पर अफवाह फैलाने का आरोप भी जड़ दिया है। बिहार की सत्ता में भागीदारी बीजेपी और JDU के बीच अब दरार चौड़ी होती जा रही है। दोनों के बीच जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर टकराव अब खुलकर सामने आने लगा है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए बिहार सरकार कोशिश करे। इसके लिए 2 या उससे कम बच्चे वालों को पुरस्कृत करना चाहिए। पुरस्कार के रूप में उन्हें 25 किलो मुफ्त राशन और आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड दिया जाए। लेकिन JDU ने बीजेपी अध्यक्ष के बयान को पूरी तरह से खारिज कर दिया। इसे लोगों को गुमराह करने वाला बताया है। JDU नेता और बिहार विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार ने कहा कि बीजेपी बिहार की आबादी पर आधा सच बता रही है। बीजेपी को पहले ये बताना चाहिए कि NDA ने 2 बच्चों के मानदंड को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन को क्यों खारिज कर दिया था। नीरज कुमार ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण आयोग का गठन किया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में उन सरकारी अधिकारियों को लाभ देने की सिफारिश की थी जिनके 2 से अधिक बच्चे नहीं हैं। लेकिन वाजपेयी सरकार ने इस विचार को खारिज कर दिया और शिक्षा को प्राथमिकता दी। और नीतीश कुमार का भी विचार यही है, किसी पर जबरदस्ती दबाव बनाने की जगह
शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। जेडीयू नेता ने कहा कि जनसंख्या वृद्धि के लिए मुसलमानों को दोष देना गलत है, क्योंकि मुस्लिम और हिंदू प्रजनन दर के बीच का अंतर 1992 में 1.10 से घटकर अब 0.36 हो गया है। इससे पहले नीतीश कुमार भी 2 बच्चों की नीति को पूरी तरह से खारिज कर चुके हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात भारत में 5G की हलचल की। दुनिया में इस समय 6G इंटरनेट को लेकर तैयारी चल रही है। इसके ट्रायल एडवांस स्टेज पर चल रहे हैं। कुछ सालों में चीन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान, यूरोपीय यूनियन के कई देश 6G अपना लेंगे। इस बीच भारत सरकार 5G की तैयारी कर रही है। मोदी सरकार ने इसे लेकर बड़ा फैसला किया है। देश को दुनिया के तमाम देशों के बराबर लाने का मोदी सरकार का दावा फेल होता दिख रहा है। हालांकि ऐसे बहुत से दावे हैं जो फेल साबित हुए हैं और उसी फेहरिस्त में एक और दावा जुड़ गया है। दरअसल जहां दुनिया के तमाम देश 6G लाने की तैयारी में जुटे हुए हैं, तो वहां भारत सरकार ने ऐलान किया है कि अगले साल तक देश में 5G आ जाएगा। हालांकि अगले साल में कब तक ऐसा हो सकेगा, इसको लेकर अभी किसी तारीख या महीने के बारे में जानकारी नहीं दी गई है और ये मात्र एक घोषणा है। दरअसल केंद्रीय कैबिनेट ने देश में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दे दी है। दूरसंचार मंत्रालय के प्रस्ताव के मुताबिक स्पेक्ट्रम को अगले 20 साल के लिए नीलाम किया जाएगा। नीलामी में सफल रहने वाली कंपनी इसके जरिए 5G सर्विस मुहैया करा सकेगी। ये मौजूद 4G सर्विस से 10 गुना ज्यादा तेज होगी। हालांकि अभी देश में 5G सर्विस शुरू करने की तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन सरकार के मैंडेट के हिसाब से जो भी कंपनी स्पेक्ट्रम खरीदती है उसको 6 महीने से 1 साल के अंदर सर्विस शुरू करनी ही होगी। कई टेलीकॉम ऑपरेटर अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं। ऐसे में वो स्पेक्ट्रम खरीदने के 3 से 6 महीने के अंदर सर्विस शुरू कर सकते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक 72,097.85 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी जुलाई 2022 के आखिर तक की जाएगी। इसकी वैधता 20 सालों के लिए होगी। स्पेक्ट्रम की इस नीलामी में लो, मिड और हाई फ्रीक्वेंसी बैंड को शामिल किया जाएगा। ये माना जा रहा है कि मिड और हाई बैंड स्पेक्ट्रम का यूज करके टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर 5G को जारी करेंगे। अब 2024 चुनाव के मद्देनजर सरकार अभी से तैयारियों में तो जुट गई है। कई घोषणाएं कर जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इनमें से कितनी योजनाएं पूरी होंगी ये देखने वाली बात होगी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।